आज मैं बहुत डरी हुई थी। दुबई में बेबी सर्कमसिशन करवाना सेफ़ भी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके बच्चों को हर हासिद नज़रों से दूर रखे। जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि दुबई में सर्कमसिशन करवाने का क्या प्रोसेस है। इसलिए मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो न्यू मॉम्स हैं दुबई में उनको बहुत हेल्प मिल सके। आज ये 46 डेज़ का हो गया है और हमने इसकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी अजमान से। वैसे तो दुबई और शारजा में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही हॉस्पिटल पे ट्रस्ट आ रहा था कि वो अच्छे तरीके से प्रोसीजर करेंगे। क्योंकि जब ईसा का डेंटल इशू हुआ था तो हम लोगों ने इसी हॉस्पिटल से इसका प्रोसीजर करवाया था। ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। इस चीज की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी। ईसा को, याह्या को, घर को, फिर याह्या को हर वक्त पेन होगा, उसको कैसे मैनेज करूंगी ईसा के साथ। मेरे काम तो 9-10 दिनों के लिए रुक ही जाएंगे घर के, और चूंकि हस्बैंड सारा दिन ऑफिस होते हैं तो दोनों बच्चों को सिर्फ मैंने ही देखना होता है। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत बांधी क्योंकि ये प्रोसीजर करवाना तो लाजिम है। मैं ऐसा समझती हूँ कि जब बच्चा छोटा सा हो ना तभी सर्कमसाइशन करवा देना चाहिए। तो मौसम भी कुछ बेहतर था, बारिश नहीं हुई थी, हर जगह पे पानी नहीं खड़ा था, वरना ऐसा होता है कि शारजा, अजमान, दुबई सब बहुत पानी से भर जाता है। आज थकावट की वजह से मुझे भी पेन हो रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि मेरे बच्चे को बहुत पेन होगा, ये बहुत रोएगा। ये प्रोसीजर कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या आउटकम्स हैं और बाद में आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोगों की ना डॉक्टर के साथ पहले ही अपॉइंटमेंट थी और हम लोगों ने रिसेप्शन से ऑलरेडी पूछ लिया था कि जिस दिन हम लोग चेकअप करवाने आएंगे हमको उसी दिन सर्कमसिशन करवाना है। क्योंकि हम लोग दुबई से आ रहे हैं इसलिए सेम डे हमारे लिए बेहतर रहेगा। दुबई में डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल होते हैं और यूजुअली प्रोसीजर बहुत क्विक होता है। तो पहले बेबी का ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल में भी मैं बहुत घबरा रही थी कि इसको आईवी लगेगी, लेकिन उन्होंने जस्ट थोड़ा सा ही ब्लड लिया था, जैसे शुगर चेक करते हुए लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रहा। याह्या को लेकर गए तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था। मैंने ट्रस्ट किया डॉक्टर्स पे और अल्लाह पे तो पहले ही ट्रस्ट है, तो सब कुछ ठीक हो गया। आफ्टर केयर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। डॉक्टर ने अडोल के कुछ ड्रॉप्स दिए जिसमें 0.4 ml देना था और ये ऑइंटमेंट दी। ये चीजें फॉलो की जिससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। डायपर बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखना है। नीम गर्म पानी में नमक डालना है 2 से 3 चम्मच और उसको इस तरह कॉटन लेना है। बस ये डायपर खोल के इसको अच्छे से निचोड़ देना है 2-3 दफा। ऐसे दिन में 2 दफा करना है और डॉक्टर की दी हुई ऑइंटमेंट जब भी डायपर चेंज करना है तब यूज करनी है। इसको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करनी है और कुछ ही दिनों में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड डे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी है। याह्या इतना रोया भी नहीं है। प्रोसीजर के बाद ऑनेस्टली मैं मेंटली बहुत ड्रेन थी। सब ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस आते हुए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि सफर लंबा था। मैं पहली दफा अजमान की इन सब रोड से गुजरी और मुझे ऐसे लग रहा था कि लिटरली मैं लाहौर में हूँ। दिन बहुत स्ट्रेसफुल था इसलिए हमने घर जाते हुए थोड़ा सा ब्रेक लिया। अजमान में ना एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है नाद वासिद, उसका चारकोल बहुत फेमस है। यहाँ से हमने 2 चारकोल लिए, एक ग्रीन चिली और एक डायनामाइट। दोनों ही बहुत टेस्टी थे। ऑनेस्टली इस मोमेंट में थोड़ा रिलीफ हुआ है। बाय द वे, आप लोग स्ट्रेस के बाद क्या करते हो रिलैक्स होने के लिए, मुझे कमेंट पे जरूर बताओ। तो आप यहाँ से चारकोल ऑर्डर करते हो ना तो ये सबसे पहले आपको सैलेड देते हैं और साथ में ये मटन यखनी देते हैं। मटन यखनी सूप लिटरली इतना मजे का था जितना मजे का दिख रहा है और जितनी मजे की क्रोकरी दिख रही है। लिटरली सारा मूड फ्रेश हो गया ये यखनी पीने के बाद। अगर आप अजमान में रहते हैं तो मुझे जरूर बताना कि बेस्ट चारकोल कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये तो मुझे बहुत टेस्टी लगा है। मैंने दुबई में बहुत जगह से चारकोल खाया लेकिन लिटरली मुझे इतना टेस्टी कहीं से भी नहीं लगा। बाय द वे, अजमान का चारकोल इतना फेमस और अब क्यों वो भी समझ आ गया। साथ में मैंने ईसा के लिए ना क्लब सैंडविच और फ्राइज मंगवाए थे, वो भी बहुत टेस्टी था। ईसा को बहुत टेस्टी लगा। वैसे तो ये कुछ खाता नहीं है कहीं जाके, लेकिन थैंकफुली ईसा को भी यहाँ की चीजें बहुत पसंद आई। मैं वैसे भी बहुत रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि खाना हम लोगों ने यहाँ से खा लिया था। ऑलमोस्ट हमें शाम हो चुकी थी। अब मेरा सारा ध्यान याह्या पे होगा। सर्कमसिशन के बाद बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत होती है। वो हमेशा चाहता है या तो आप उसको उठा के रखें या फीड करवाते रहें। अब इस चीज की टेंशन नहीं रही कि घर जाके मुझे खाना बनाना है, खिलाना है। ईसा को भी सबने यहीं से खा लिया कि खाना खाने के बाद जब हमने घर जाना था तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब स्टार्ट होती है। डॉक्टर ने हमें क्लियरली गाइड किया था कि इस स्टेज पे केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ऑनेस्टली ये पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। हर डायपर चेंज में मैं एक्स्ट्रा केयरफुल होती थी।
हेयर को क्लीन और ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो क्रीम डॉक्टर ने दी थी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन बेबी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू डेज़ में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ बेहतर हो जाता है। अगर आप भी इस फेज़ से गुजर रही हैं तो ट्रस्ट मी, ये इतना स्केरी नहीं होता जितना हम समझते हैं, जितना मैं भी समझ रही थी। बस प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है और डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो करना पड़ता है, बाकी सब कुछ स्मूथ हो जाता है। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी न्यू मॉम्स के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।